नमस्ते सभी को। तो आज हम जो सैनिटेशन लॉ है उसमें आईपीसी सेक्शन 124A जिसके ऊपर कोर्ट ने अभी फैसला लेना बाकी है, परंतु उसमें अब बोल दिया है कि राज का विरोध अब द्रोह नहीं है। अब अगर कोई भी आदमी अगर किसी भी सरकार का विरोध करता है तो उसको द्रोह नहीं कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 162 साल पुराने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी। साथ ही सरकार से कहा कि कानून की समीक्षा करे। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली को बेंच ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि जब तक सरकार राजद्रोह कानून को समीक्षा नहीं कर पाती, देश में कहीं भी राजद्रोह कानून के तहत मुकदमा नहीं होंगे। सरकार ने कहा था कि देश भर में जारी मुकदमों पर रोक लगानी सही नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना और मौजूदा समय में चल रही सभी मामलों की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी। क्या था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उनको निर्देश दे दिए हैं कि आने वाले समय में जब तक आईपीसी सेक्शन 124 है उसको रोक लगा दी जाए। इसमें जो सेडिटेशन मतलब क्या होता है, ये होता है देशद्रोह कि किसी भी आदमी पर हम देशद्रोह का क्या लगा देते हैं, कोई भी केस लगा देते हैं। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर बात करती है तब तक हम इस पर रोक लगा देते हैं। जब तक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर अपनी पूरी सहमति नहीं जता देती तब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या लगा दी है, रोक लगा दी कि भी हम किसी पर भी देशद्रोह का केस नहीं लगा सकते, क्योंकि इस लॉ का जो मिसयूज है वो देखने को ज़्यादा मिला है। 2010 से लेके और अब तक बहुत सारे केसेज ऐसे हैं जिसमें झूठे केस लगाए गए हैं देशद्रोह के। देखो ये है कड़वा सच। देश में राजद्रोह के 96% केस सरकार और नेताओं की आलोचना के हैं। पिछले 10 साल में राजद्रोह के 96% मामले सरकार और नेताओं की आलोचना करने वालों के खिलाफ दर्ज हुए हैं, जिसमें नेताओं की आलोचना की गई थी। यूपी में 2010 में से 2020 तक कुल 145 केस दर्ज हुए हैं। कितने केस दर्ज हुए हैं? 145 केसेस क्या हुए हैं, दर्ज हुए हैं। और जिसने आरोपियों ने योगी के खिलाफ बयानबाजी की थी, उनके खिलाफ कुंडनकुलम आंदोलन, जाट आंदोलन, पाटीदार आंदोलन, सीसीए के विरोध में आंदोलन के दौरान भी बहुत सारे केस क्या हुए, दर्ज हुए हैं। परंतु बहुत सारे केसेज ऐसे हैं जो मतलब झूठे साबित हुए हैं और उनको बेफालतू में ही उन पे देशद्रोह का या राजद्रोह का केस लगाया गया है। सेडिटेशन लॉ मीन्स देशद्रोह कानून क्या है ये? 1837 में कब 1837 में मेकाले ने इस कानून को परिभाषित किया था। किसने? मेकाले ने, लॉर्ड मेकाले ने इसको परिभाषित किया था कि भी इस तरह का एक कानून होगा। और ये कानून किसके लिए लाया गया था? उस टाइम पे उन अंग्रेजों ने अपने मतलब के लिए इस कानून को लेके आए थे 1837 में। उन्होंने कहा था कि कोई भी आदमी अगर शब्दों से, बोलकर, लिखकर, संकेतों द्वारा, दृश्य द्वारा, प्रतिनिधि द्वारा सरकार के प्रति कोई भी असंतोष या मतलब कोई भी भड़काऊ भाषण या कोई भी भड़काऊ ऐसी बातें बोलता है तो उसके ऊपर हम सेडिटेशन लॉ है ये लगाएंगे, मतलब देशद्रोह का कानून है ये लागू हो जाएगा। ये किसने लगाया था? मेकाले ने 1837 में लगाया था। किसने? मेकाले ने। परंतु 1860 में जब अपनी आईपीसी आई तो उसमें इसको कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया सेक्शन 124 को, और इसको ऐसे ही रहने दिया देशद्रोह का कानून। परंतु 1870 में कब 1870 में जो कौन थे, जेम्स स्टीफंस थे, इसने किसको इंट्रोड्यूस करवाया था? जो 1870 में जेम्स स्टीफंस थे, इन्होंने जो आईपीसी सेक्शन 124 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। आईपीसी सेक्शन 124A
इसको इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई इसका मतलब क्या है, देशद्रोह का मतलब क्या है, हम कैसे इसको लगा सकते हैं। परंतु क्या होता है, इसके मिसयूज उन्होंने अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए इसका यूज किया था। 1898 से लेके और आज तक हम इसी कानून को यूज कर रहे हैं। जो हमारा ये लॉ है, इसी को ही हम आज तक यूज कर रहे हैं। ये कानून जो बनाया था, ये भारतीय नेता जो हमारे क्रांतिकारी थे, इनकी आवाज़ को दबाने के लिए बनाया गया था, ताकि वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई भी बात ना कह सके। इसके लिए इस कानून को बनाया गया था। परंतु इसका मिसयूज आज के टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई भी सरकार है, वो उसका मिसयूज करती है। जब भी कोई, मान लो कोई भी आदमी अपने हक के लिए, अपनी मांगों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है, तो या कोई भी बोल देता है, तो उसके ऊपर जो ये देशद्रोह है, इसका जो सेडिटेशन लॉ है, ये लग जाता है। तो इसको रोकने के लिए जो थ्री उनकी बेंच बनी है, जो हमारे चीफ जस्टिस सीवी रमना भी हैं उसमें। तो उन्होंने बोला है कि इसमें जो केसेस बनते हैं, वो बहुत सारे केसेस झूठे होते हैं, जो मतलब सरकार, पुलिस अपने पावर के बल पे लोगों पे ये जो केस है वो लगा देती है। देखो, जैसे मैंने ये दिखाया है, जाट आंदोलन में कितने आदमियों के ऊपर जो देशद्रोह है उसका कानून केस लगा था। देशद्रोह कानून पर रोक क्यों की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब इस पर ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ये देखो, देश में 2010 से अब तक 13,306 लोगों पर राजद्रोह के 867 केस दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से सिर्फ 13 लोगों को सजा हुई, यानी ऐसे मामलों में सजा की दर 1% भी नहीं है। मतलब इतने आदमियों पर केस दर्ज कर दिए, परंतु सजा कितने को हुई, 13 लोगों को हुई है। परंतु जो ये केस है, जो देशद्रोह का जो केस है, ये कोग्निजिबल है, नॉन वेलेबल है और काउंटेबल ऑफेंस हमारा जो केस है, सेक्शन है आईपीसी सेक्शन 124। इसमें मतलब क्या होता है, कोग्निजिबल का मतलब होता है पुलिस या अपने संज्ञान से खुद अपने आप कोई भी केस लगा सकती है, राजद्रोह का या देशद्रोह का कानून लगा सकती है पुलिस। इसके लिए उनको ऑर्डर लेने की या वारंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। नॉन वेलेबल, अगर किसी आदमी को मान लो पकड़ लिया जाता है, तो ये नॉन वेलेबल है, मतलब उसकी जमानत भी नहीं हो सकती। कंपाउंडेबल ऑफेंस, यह भी इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। इसके तहत 3 साल की सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। अगर किसी पे ये जो केस लग जाता है, तो इसको सरकारी नौकरियों में कोई अवसर नहीं दिया जाता। उसके पासपोर्ट, वीज़ा है, सब कुछ क्या हो जाते हैं, जब्त कर लिए जाते हैं। एक बात देखो, ब्रिटिश सरकार ने भी 2010 में इसको हटा दिया। जिसने ये लगाया था, मेकाले ने, उन्होंने भी 2010 में इस केस को जो ये सेक्शन है, इसको हटा दिया है देशद्रोह के कानून का। परंतु इंडिया में आज तक भी है। लॉ कमीशन ने इसके बारे में भी कुछ बातें कही थी। जो हमारा लॉ कमीशन है, इसने भी कहा था, इनका कहना था कि हर व्यक्ति एक ही तरह की बात नहीं कर सकता। मतलब जो भी इंडिया है, इसमें बहुत बड़ा लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है। यहाँ हर तरह के आदमी है, हर वैरायटी के आदमी हैं, तो सब एक तरह की बात नहीं कर सकते कि भी सब एक तरह की ही बातें करें। तो हर व्यक्ति अपने देश से अलग तरह से प्यार करता है, परंतु उसका प्यार करने का नज़रिया है अपने देश के प्रति, वो अलग हो सकता है। इसने कहा कि धारा 124A है, जो धारा 124A है, कि केवल उन्हीं मामलों में ही लागू किया जाना चाहिए जहाँ किसी के जहाँ जो भी कोई आदमी को कार्य करने की जो उसकी मंशा है, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करना। जैसे मान लो कोई भी आप स्कूल है, जैसे कोई रोड, आप रोड जाम कर देते हो, या कोई ट्रेन रोक देते हो, या कोई ऐसे लोगों को बंधक बना लेते हो कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए, उसको हम सेडिटेशन, देशद्रोह के उसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या बोला है कि सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने, हिंसा करने, अवैध साधनों से सरकार को उखाड़ फेंकने की, जो भी अवैध साधन है, जो भी मतलब वैध नहीं है, अवैध साधन से अगर सरकार को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको सेडिटेशन लॉ में, मतलब देशद्रोह के कानून में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं।
परंतु सुप्रीम कोर्ट के अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे सेडिटेशन को लेकर 1962 में केदारनाथ केस में जब कहा गया कि भाई जो ये सेडिटेशन लॉ है, जो हमारा देशद्रोह का कानून है, ये बिल्कुल सही है, इसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु इन प्रेजेंट चीफ जस्टिस सीवी रमना कहते हैं कि भाई जो हमारा देशद्रोह का केस, जो बहुत कम लोगों पर देशद्रोह का क्या होता है केस लगा है, और जितने भी लोगों पर केस लगा है उसमें से 1% लोगों पर भी 1% लोगों पर ही साबित हो पाया है कि भाई इन्होंने देशद्रोह किया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो लोगों पर इसका जो यूज है वो उसको यूज अच्छे तरीके से नहीं कर रही है, उसका क्या कर रही है, मिसयूज कर रही है। अमोदा ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड 2021 का जो एक स्टेटमेंट आई थी उसमें कहा था देशद्रोह की कानून की एक लिमिट को डिफाइन करने की ज़रूरत है कि भाई देशद्रोह कितनी लिमिट तक हम लगा सकते हैं, इसकी किस हद तक ज़रूरत है, भाई किस हद तक हमें इसकी ज़रूरत है। भाई ये तो है नहीं कि मान लो कोई सरकार है और कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर वो बैठे हैं, तो आप उस पर देशद्रोह का कानून लगा दोगे, देशद्रोह का केस लगा दोगे, नहीं लगा सकते ऐसे। उसको एक डिफाइन करो कि हम किस लिमिट तक हम उस पर देशद्रोह का कानून लगा सकते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 70 केस हुए थे। कितने? 70 केस हुए थे। 70 में एक पर भी देशद्रोह का कानून साबित नहीं हो पाया। लगा दिए परंतु साबित तो एक भी नहीं हो पाया। 2019 में 73 केस लगे थे। 73 में से सिर्फ 2 आदमियों पर जो देशद्रोह है उसका केस साबित हो पाया था। 2020 में 93 केस लगे थे देशद्रोह के। सेडिटेशन लॉ 93 आदमियों के ऊपर लगा था, परंतु साबित एक पर भी नहीं हो पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से लोगों पे जो देशद्रोह है उसका कानून लगाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में देखो ऑस्ट्रेलिया भी कितना बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया में भी 2010 में जो सेडिटेशन लॉ है इसको हटा दिया गया है। सिडनी में भी प्रीवियस ईयर इसको हटा दिया गया है। तो इसको डिफाइन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई तक का वेट किया है कि भाई हमें देशद्रोह को किस तरह से डिफाइन करेंगे। क्या हमने जो ये बात बोली है, क्या ये इस बंदे ने देशद्रोह ही किया है? तो इन सब को डिफाइन करने के लिए जुलाई तक का टाइम लिया है। जुलाई की हमारी डेट है। देखो हर देश में हर तरह के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी है, हर तरह के, सभी का ओपिनियन एक नहीं हो सकता, सभी की बातें एक नहीं हो सकती। तो सरकार कोई सरकार के पक्ष में बोलता है, कोई भी पक्ष में बोलता है। अगर किसी की सरकार होगी तो उसके अपोजिट में भी होंगे, परंतु जो कोई भी अपोजिट में बोलता है कि ज़रूरी थोड़ा ना है कि वो मतलब देशद्रोही हो। अगर सरकार के खिलाफ कोई बोल रहा है तो जरूरी थोड़ा ना है कि वो देशद्रोही हो। वो अपनी मांगों को लेकर भी बोल सकता है, वो किसी समस्या को लेकर भी बोल सकता है। तो जो अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्या को लेकर अपनी बातों को रखते हैं सरकार के सामने, तो उनको देशद्रोही नहीं माना जाएगा। ये जब तक मतलब इसको साबित नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि हाँ, तब तक किसी भी आदमी पर हमें जो देशद्रोह है उसका केस नहीं लगा सकते। जो हर देश में कुछ लोग सरकार के साथ होते हैं, कुछ अपोजिट में होते हैं। देशद्रोह जैसे कानून को बहुत ही सावधानी से यूज करना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या हमें जो देशद्रोही है उसको लगाना चाहिए। हर देश में जो लोग सरकार के अपोजिट में होते हैं वो देशद्रोही नहीं हो सकते। ये बात सरकार को समझ लेनी चाहिए कि जो आपके अपोजिट में है वो लोग कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकते। हमें देशद्रोह की परिभाषा को डिफाइन करने की ज़रूरत है कि भाई देशद्रोह होता क्या है, उसको डिफाइन करो। कोर्ट ने बोला है कि देशद्रोही होते क्या, आप इसको डिफाइन करके लेके आओ, इसकी परिभाषा को बताओ, हमें समझाओ कि देशद्रोही होते क्या है और देशद्रोह की ज़रूरत क्या है, कि देशद्रोह की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है हमारे यहाँ। इस कानून का मिसयूज नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का
जो फाइनल डिसीजन है वो नहीं आ जाता। जब तक कोई भी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसका मिसयूज नहीं कर सकती, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फाइनल डिसीजन नहीं देता। देखो, राजद्रोह कानून पर केस की जरूरत क्यों पड़ी? अब से देख लो कितने कानून बच्चों कितने आदमियों पर ये केस लग चुका है, परंतु अब भी सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रही है इनके खिलाफ। सरकार पर दबाव होगा कि राजद्रोह जैसे तमाम क्या होगा, सरकार पर क्या होगा, सरकार पर दबाव होगा राजद्रोह जैसे तमाम ब्रिटिश कालीन कानून का ख़त्म करने के लिए कदम उठाए। उम्मीद इस बात की होनी चाहिए कि केंद्रीय एजेंसियां और राज्यों की पुलिस द्वारा जैसे कानून के दुरुपयोग में कमी आएगी। जैसे केंद्रीय एजेंसी हैं, जो सेंट्रल एजेंसी हैं, या पुलिस जो अपनी मनमानी से किसी पर भी, मान लो कोई भी जैसे हम लोग कहीं मान लो अपनी मांगों को लेके बैठ जाते हैं और हमें हमारे ऊपर राजद्रोह का केस लगा देते थे, परंतु अब पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, उनमें कमी आएगी। इसलिए सरकार की आलोचना का जो पुलिस या दमन है वो भी कम होगा, क्योंकि सरकार ऑर्डर दे देती थी कि भी वहाँ पे ऐसे ऐसे मांगे कर रहे हैं, आप वहाँ पे जाओ, पुलिस लाठीचार्ज करो, ये करो और राजद्रोह का केस लगा दो। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत माना है। और जहाँ तक की पॉसिबिलिटी है, जुलाई में जो आपका सेडिटेशन लॉ है, सेक्शन आईपीसी सेक्शन 124A, ये हट जाएगा। तो आप लोगों को जो मेरी बताई हुई जानकारी है वो अच्छी लगी हुई होगी, क्योंकि हर इंसान को अपने मौलिक अधिकार, अपने रूल वो पता होने चाहिए कि सरकार हमारे साथ कितना वो कर सकती है, दमन कर सकती है, और कितना हमें अपने जो हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारी पावर है, वो हमें पता होना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ इंडिया में सरकार से जनता नहीं चलती, जनता से सरकार चलती है। ये बात हर इंसान को पता चलनी होनी चाहिए कि सरकार से जनता नहीं चलती, जनता से सरकार चलती है। हमारा टैक्स जाता है, हम टैक्स भरते हैं, तभी तो सरकार के पास पैसा जाता है। अगर हम टैक्स ना दे, हमें वो नहीं करे, हम सरकार के साथ सहयोग नहीं दे, तो सरकार कहाँ से चलेगी? तो इस बात को हर इंसान को समझना चाहिए कि सरकार से जनता नहीं चलती, जनता से सरकार चलती है। तो इसी के साथ थैंक यू।